कहानी सौदामिनी। मृदुल और आदित्य के हाथों कैसे छली गई सौदामिनी। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। आबू की घुमावदार सड़कों और हरी भरी वादियों के बीच बसे उस छोटे से रमणीक स्थल पर मूकबधिरों की सेवा करती सौदामिनी से यूं भेंट हो जाएगी, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गहरा नीला रंग उसे सबसे अधिक प्रिय था। गहरे नीले रंग की साड़ी में उसने सलीके से अपनी दुर्बल काया को छिपा रखा था। हाथ में पकड़े पेन को रजिस्टर पर तेजी से दौड़ाती हुई मैं उसको अपलक निहारती रह गई। माथे पर चौड़ी लाल बिंदी और मांग में रक्तम सिंदूर की आभा इस बात की पुष्टि कर रही थी कि इतना संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद भी अपने अतीत से जुड़े उन चंद पृष्ठों को वो अपने वर्तमान से दूर रखने में शायद असमर्थ थी। मेज की दराज से उसने पुस्तकें निकाली तो मैंने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुकारा, सौदामिनी, पहचाना नहीं क्या मुझे? सौदामिनी चौंकी जरूर थी, पर मुझे पहचान लिया हो ऐसा भी नहीं लगा था। वो अपनी जगह पर यूं ही बैठी रही, न मुस्कुराई, न ही कुछ बोली। उसका शुद्ध व्यवहार मुझे अचरज में डाल गया था। सोचा, समय का अंतराल चाहे कितना ही क्यों न फैल जाए, इंसान का चेहरा रूपरंग इतना तो नहीं बदल जाता कि उसे पहचाना ही न जा सके। चश्मे को पोंछकर उसने फ्रेम को कुछ ऊपर खिसका दिया और पहचानने की कोशिश करने लगी। मैंने फिर याद दिलाया, सौदामिनी, मैं हूँ तनु, तुम्हारे अच्युत काका की बेटी। अरे तनु, तुम आओ आओ, इतने बरसों बाद कैसे आना हुआ? उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। फिर दराज बंद करके उसने चाबी का गुच्छा पास ही खड़े चौकीदार को पकड़ाया और कमरा बंद करने का निर्देश देकर बाहर निकल आई। कुछ ही कदमों के फासले पर हरी भरी झाड़ियों व लतिकाओं से घिरा हुआ उसका घर था। लॉन का गेट खोलकर उसने बाहर रखी चारपाई को घुटने मोड़कर सीधा किया और उस पर मोटी सी दरी बिछा कर बोली, अमेरिका में रहते हुए तुम्हारी तो चारपाई पर बैठने की आदत छूट गई होगी। मुश्किल हो तो आराम कुर्सी निकाल दूं? कैसी बातें करती हो? यही सब तो वहाँ याद आता है, आम का अचार, उड़द की दाल की बड़ियाँ। सच पूछो तो यहाँ की मिट्टी की सोंधी महक ही तो बार बार मुझे खींच लाती है। झुर्रीदार चेहरे पर हंसी प्रस्फुटित हुई थी। अच्छा, ये तो बताओ, मेरा पता तुम्हें किसने दिया? अविनाश और मैं दोनों ही काम पर जाते हैं, इसलिए रोज रोज तो छुट्टी मिलती नहीं है। 5 वर्षों में एक बार आ पाते हैं। कुल मिलाकर 3 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। उनमें 2 सप्ताह तो अम्मा बाबूजी के पास रामपुर में ही बीत जाते हैं। बाकी 1 सप्ताह किसी न किसी पहाड़ी जगह पर ही हम बिताते हैं। इस बार बच्चों ने आबू देखने की जिद की तो यहीं चले आए। कुछ देर बाद चारों ओर पसरे मौन को मैंने ही बींधा। दरअसल शारीरिक रूप से अपंग बच्चों पर मैं एक किताब लिख रही हूँ। किसी ने तुम्हारे आश्रम का नाम सुझाया तो यहीं चली आई। मैंने उसे वस्तुस्थिति से अवगत कराया। वो चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही, जैसे नहीं कुछ पूछना चाह रही हो, नहीं कुछ कहने की इच्छुक हो। वातावरण कुछ बोझिल सा हो चला था। दिसंबर की ठंडी धूप सामने वाले पेड़ पर जा अटकी थी। ठंडी हवाओं से कुछ सिहरन सी महसूस हुई तो मैंने शॉल ओढ़ ली। यहाँ अक्सर शाम को ठंड बढ़ जाती है। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, अब तो अंधेरा भी होने लगा है। दरवाजा खोलकर उसने मुझे अंदर बिठाया और खुद अलमारी में से कुछ निकालने लगी। पलस्तर उखड़े कमरे में 4 कुर्सियां और मेजपोश से ढकी मेज के अलावा कोने में एक पुराना पलंग था, जिस पर कांच सी पारदर्शी आंखों में तटस्थ सा भाव लिए एक छोटा सा बालक लेटा था। सौदामिनी को देखकर उसके चेहरे पर स्मित हास्य के चिन्ह मुखर हो उठे थे। न जाने कौन सी भाषा में वो उससे प्रश्न करता जा रहा था और वह भी उसी की भाषा में उसकी जिज्ञासा शांत करती जा रही थी। मैं एकटक उसे निहारती रह गई। बालों में छिटके चांदी के तार, चेहरे पर पड़ आई झुर्रियों ने उसे असमय ही बुढ़ापे की ओर धकेल दिया था। दुग्ध धवल सा गौर वर्ण आबनूस की तरह काला हो चुका था। भरा भरा सा गदराया शरीर संघर्ष करते करते दुर्बल काया का रूप ले चुका था। ये मानव है, मेरा बेटा, बहुत प्यारा है ना? बच्चे के कपड़े बदलते हुए उसने मुझसे कहा तो मैं चौंकी। कमरे में पसरी सड़ांध मेरे नथुनों में समाने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उबकाई को रोका। मेरी परेशानी माथे पर पड़ी सिलवटों से जाहिर हो उठी थी। वो शायद समझ गई थी।
बोली, वैसे तो हमेशा लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए संकेत देता है। आज ठंड कुछ ज्यादा है न, इसलिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। पर मेरा ध्यान कहीं और था। इस पसोपेश में थी कि यह बालक है कौन। जहाँ तक मुझे याद था, आदित्य के घर से जब वह लौटी थी तो निसंतान ही थी। सौदामिनी चाय बनाने चली गई तो मैं पास ही पड़ी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर लेट गई। हवा के झोंकों से यादों के किवाड़ धीरे धीरे खुलने लगे तो मन दद्दा की हवेली में भटकने लगा था। बाबूजी के चचेरे भाई थे दद्दा। लोग उन्हें राय साहब भवानी प्रसाद के नाम से पहचानते थे। शहर के बीचों बीच संगमरमर से बनी उनकी कोठी की शान निराली थी। दद्दा ने बड़ा ही निराला स्वभाव पाया, तबीयत शौकीन और अंदाज रईसी वाले। हर काम अपने ही ढंग से करते, न किसी के काम में हस्तक्षेप करते, न ही किसी की टीका टिप्पणी बर्दाश्त करते। जन्म लेते ही सौदामिनी के सिर से मां का साया उठ गया था। पिता करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस थे, पर प्यार और अपनत्व का आदान प्रदान करने में गजब के कंजूस। भावनाएं और संवेदनाएं तो उन्हें छू तक नहीं पाई थीं। हर शाम शहर के रईस लोगों के बीच शतरंज की बाजी खेलने वाले दद्दा ने अपनी बेटी के लालन पालन में कहीं कोताही की हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर समय उस पर कड़ी निगरानी रखते थे। सौदामिनी जरा सा सिसकती तो दद्दा चिल्लाते। उनकी चीख पुकार सुनकर सेविकाएं दौड़ी चली आती और बिटिया बिना दुलारा पुचकारे सहम कर यूं ही चुप हो जाती। ठोकर खाकर गिरती तो दद्दा एक ही गति में निरंतर चिंघाड़ते रहते। सेविकाओं की पेशी होती, कोई इधर दौड़ती कोई उधर भागती और कोई खिलौनों की अलमारी के सामने जा खड़ी हो जाती, पर सौदामिनी तो तब तक पिता का रौद्र रूप देखकर ही दहशत के मारे चुप हो चुकी होती थी। स्कूल या कॉलेज सौदामिनी कभी गई ही नहीं। इसका कारण था राय साहब की रूढ़िवादी सोच। घर से बाहर बेटियों को निकालने के वे सख्त विरोधी थे। वे सोचते, लड़कों के संग बतियाकर उनकी बिटिया कहीं भाग गई तो। पास ही एक मिशनरी स्कूल था, वहीं के एक ईसाई टीचर को उन्होंने सौदामिनी की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। ऐसे में उसकी शिक्षा का दायरा हिंदी, अंग्रेजी की वर्णमाला तक ही सिमट कर रह गया था। बेटी के प्रति अपनी आचार संहिता में नित नए विधानों की रचना करने वाले दद्दा, उसके हर काम, हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने लगे। सौदामिनी हर समय व्याकुल रहती जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित होने के लिए, जिनकी चर्चा अक्सर वो अपनी सहेलियों से सुन लिया करती थी। कलकत्ता का राजभोग और मथुरा के पेड़े खाते समय उसका मन कच्चे अमरूद खाने के लिए तरसता। ऐसे में दोपहरी में हम दोनों दद्दा की नजरें चुराकर पिछवाड़े की बगिया में जा पहुंचती। पेड़ पर चढ़कर कच्चे अमरूद ढूंढने का आनंद वैसा ही था जैसे किसी गोताखोर के लिए मोती ढूंढने का। एक दिन ये खबर न जाने कैसे दद्दा के दीवानखाने जा पहुंची और तब सौदामिनी की पेशी हुई। पिता का तिरस्कारपूर्ण स्वर सुनकर बाल हृदय छलनी हो गया। सहम कर अपना मुंह अपने नन्हे नन्हे हाथों से छिपाकर वह देर तक रोती रही। सौदामिनी हर समय सहमी सिमटी रहती थी, न हंसती न बोलती। पिंजरे के तार चाहे सोने के हों या लोहे के, कैद तो आखिर कैद ही है। धीरे धीरे उसका मनोबल गिरता चला गया। हाथ पांव पसीने में भीगे रहते, जबान लड़खड़ाने लगी। रात को सोती तो चीखने चिल्लाने लगती। कई हकीम, डॉक्टर और वैद्यों का इलाज करवाया गया, पर सौदामिनी की दशा दिन पर दिन बिगड़ती ही चली गई। एक दिन दद्दा के मुनीम अपने अनुज डॉक्टर मृदुल को सौदामिनी के इलाज के लिए ले आए। अचानक अपने सामने किसी नए डॉक्टर को देखकर राय साहब असमंजस में पड़ गए। एक तो मुनीम का भाई, दूसरा अनुभवहीन। सोचा, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, यह नौसिखिया क्या कर लेगा। बस यही सोचकर दद्दा चुप्पी साधे रहे। पर सौदामिनी की ऐसी दशा अम्मा, बाबूजी से सहन नहीं हो पा रही थी। पहली बार अम्मा ने तब दद्दा के सामने मुंह खोला था और न जाने क्या सोचकर वे मान भी गए। मृदुल की दवा से सौदामिनी की दशा दिन पर दिन सुधरने लगी। मृदुल जानते थे, उसका रोग शारीरिक कम, मानसिक अधिक है। दवा से ज्यादा उसे प्यार और अपनत्व की जरूरत है। उधर सौदामिनी को स्वास्थ्य लाभ मिला, इधर राय साहब के विश्वास की जड़ें मृदुल पर जमने लगीं। वह तेजस्वी व्यक्तित्व और विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, सदा अपने आकर्षण में सबको बांधे रखता।
घंटों सौदामिनी के पास बैठा रहता। मृदुल की संवेदनाओं ने न जाने कब अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार के वज्रखंड तले सहमी सिमटी सौदामिनी के हृदय की बसंती बयार को सुगंधित झोंके के समान छूकर उसके दिल में प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया। सौदामिनी मृदुल के साहचर्य के लिए हर समय तरसती, उधर मृदुल भी सौदामिनी के ठहाकों, मुस्कुराहटों और उलझनों से अनजाने ही जुड़ते चले गए। शुरू में राय साहब को इस प्रेम प्रसंग की जरा भी जानकारी नहीं मिली। प्यार, स्नेह, आसक्ति जैसी नैसर्गिक भावनाएं उम्र के किसी भी सोपान पर, जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वाभाविक रूप से जन्म ले सकती हैं। उनके नियम विधान के संसार में ऐसा सोचना भी प्रतिबंधित सा था। ऊंची मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के स्वामी राय साहब लाखों का दहेज देने की सामर्थ्य रखते थे। मुनीम के भाई के साथ अपनी इकलौती बेटी को ब्याह कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर उन्हें कालिक थोड़े ही पुतवानी थी। मैं उस प्रेम कहानी को कभी नहीं भूली, जिसकी एक एक ईंट राय साहब ने अपने छल से गिरवा दी थी और रह गया था एक खंडहर। कुछ दिनों के लिए सौदामिनी को दद्दा ने उसके ननिहाल भिजवा दिया था। नाना की तबीयत बेहद खराब थी, इसलिए उनकी सेवा के लिए कोई तो चाहिए ही था। पिता के बारे में सौदामिनी के मन में कोई दुर्भावना नहीं उपजी और न ही कोई राय बनी। जब तक लौटी, मुनीम और उनका अनुज पूरे दृश्यपटल से ओझल हो चुके थे। मृदुल यूं बिना बताए क्यों चले गए, कहाँ चले गए, इसकी जरा भी भनक न सौदामिनी को मिली, नहीं हवेली वालों को। छल प्रवंचनाओं के छद्म भेदों से दूर सौदामिनी का मन मैला करना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। जीवन के गूढ़ रहस्यों से अनभिज्ञ भोली भाली बेटी के सामने दद्दा ने मृदुल के चरित्र का ऐसा घिनौना चित्रण प्रस्तुत किया कि उसका मन मृदुल के प्रति वितृष्णा से भर उठा। प्रेम में चोट खाए हृदय का दुख समय के साथ ही मिटता जाएगा, ये सभी जानते थे। दद्दा भी जानते थे कि वक्त बड़े से बड़े जख्म भर देता है। समय बीतता गया, सौदामिनी के रिश्ते घाव भरने लगे। विश्वास अविश्वास के चक्रवात में उलझी सौदामिनी अब एक बार फिर प्रेम का घरौंदा बनाने के लिए सुनहरे स्वप्न संजोने लगी थी। इस घर से भावनात्मक रूप से वह जुड़ी ही कब थी, जो यहाँ मन रमता। करोड़पति पिता ने करोड़पति परिवारों की खोज शुरू कर दी थी। रिश्तों की कमी न थी, पर दद्दा को हर रिश्ते में कोई न कोई खामी नजर आती ही थी। आखिर एक दिन बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उन्हें दीवान दुर्गा प्रसाद का इकलौता बेटा आदित्य अपनी सौदामिनी के लिए उपयुक्त लगा। आदित्य डॉक्टर था, व्यक्तित्व का ही नहीं, कृतित्व का भी धनी था। अतीत के सारे दुखद प्रसंगों को भूलकर सौदामिनी खुद को कल्पनाओं के मोहक संसार में पिरोने लगी थी। दोनों ही पक्षों ने दिल खोलकर खर्चा किया था। दीवान साहब की प्रतिष्ठा का अंदाजा बारात में आए लोगों की भीड़ देखकर लगाया जा सकता था। जीवन पर्यंत सुख दुख का साथी बने रहने का संकल्प लेकर सौदामिनी ने ससुराल की देहरी पर कदम रखा था। रात्रि की नीरवता चारों ओर पसरी हुई थी। सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सो चुके थे। कमरे के बाहर उसकी सास तारिणी सामान को सुव्यवस्थित करने में जुटी हुई थी। रात्रि का तीसरा पहर भी ढलने को था, लेकिन आदित्य का दूर तक कहीं पता न था। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य कमरे में लौटे तो सौदामिनी और भी सिमट गई। वे बिना कोई भूमिका बांधे पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, सौदामिनी, हमारे समाज में माता पिता बेटे के लिए पत्नी नहीं, अपने लिए कुलवधू ढूंढते हैं, गृहलक्ष्मी ढूंढते हैं। आदित्य के स्वर में ऐसा भाव था जिसने सौदामिनी के मन को छू लिया। मैं किसी और को प्यार करता हूँ, सूजी नाम है उसका, मेरे ही अस्पताल में नर्स है। तुम्हें बुरा तो लगेगा, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें एक नज़र देखा भी नहीं था। कई बार मैंने इस विवाह का विरोध किया, पर माँ न माई। सच पूछो तो उन्होंने भी तुम्हारी धन संपदा को ही पसंद किया है, तुम्हें नहीं। इतना कहकर आदित्य दूसरे कमरे में चले गए थे और छोड़ गए थे सूनापन। कल्पना का महल खंडित हो चुका था। सौदामिनी अपनी जगह से हिली न डुली। उसे लगा वो जमीन में धंसती चली जा रही है। ऐसे समय में कोई नवविवाहिता कह भी क्या सकती है। बस आदित्य के अगले वाक्य की प्रतीक्षा करती रही। वे लौट आए थे। इस घर में तुम्हें सारे अधिकार मिलेंगे, पर मेरे हृदय पर अधिकार सूजी का ही होगा। उसे भुलाना मेरे वश में नहीं।
आदित्य की आंखों में भावुकता से अश्रुकण छलक आए। सौदामिनी सोच रही थी, अगर उसके दिल पर उसका अधिकार नहीं तो इस घर में रहकर क्या करेगी। किलेनुमा उस हवेली में वो खुद को कैदी ही समझ रही थी। कुछ ही देर में आदित्य की मां थाल में नए वस्त्र और आभूषण लेकर आई, जिन्हें अपने शरीर पर धारण करके उसे आगंतुकों से शुभकामनाएं लेनी थी। सौदामिनी ने मां का लाड़ प्यार कभी देखा नहीं था, सुना जरूर था कि मां का हृदय विशाल होता है, एक वटवृक्ष की तरह, जिसकी छाया तले न जाने कितने पौधे पुष्पित पल्लवित होते हैं। बस यही सोचकर उनका हाथ पकड़कर सौदामिनी सिसक उठी। मां जी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? आपको उनकी प्रेमिका से ही उनका विवाह करवाना चाहिए था। तारिणी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए रुखाई से कहा, बहू, रिश्ते जोड़ते समय खानदान, जात, वर्ग, परंपरा जैसी कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कांपते स्वर में उसने इतना ही कहा, चाहे इन सब बातों के लिए किसी दूसरी लड़की के जीवन की सारी खुशियां ही दांव पर क्यों न लग जाएं? ऐसा कुछ नहीं होता बहू। पत्नी में सामर्थ्य हो तो साम, दाम, दंड, भेद जैसा कोई भी अस्त्र प्रयोग करके अपने पति का मन जीत सकती है। सास ने कहा, देखो सौदामिनी, तुम इस घर की बहू हो, इस घर की मान मर्यादा तुम्हें ही बनाकर रखनी है। समाज में हमारा नाम है, इज्जत है। आदित्य और सूजी के संबंधों पर पर्दा पड़ा रहे, इसी में तुम्हारी भलाई है और हम सब की भी। किसी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर दीवान साहब को भी पता नहीं चलना चाहिए। वे दिल के मरीज हैं, उनका ध्यान रखकर ही मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है, वरना सूजी ही आती इस घर में। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायित्व तुम पर ही होगा। सभी का अपना अपना मत था, कोई मजबूरी जतला रहा था, कोई धमकी दे रहा था। सौदामिनी को समाज के कटघरे में खड़ा करने वाले उसके तथाकथित संबंधी उसकी भावनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे। राय साहब के साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी का अस्तित्व ससुराल वालों ने कितनी बेरहमी से नकार दिया था। नववधू अपमान का घूंट पी कर रह गई थी। न जाने क्यों उस दिन मृदुल बहुत याद आए थे, क्यों छोड़कर चले गए उसे यूं मझधार में। कम से कम एक बार मिल तो लेते, कुछ कहने सुनने का मौका तो दिया होता। दीवान साहब नेक इंसान थे। एक बार सौदामिनी के जी में आया कि वो उनसे सब कुछ कह दे, पर सहज नहीं लगा था। वो होंठ सी रही थी था।